हेलो बच्चों, मैं केडी सर विजन पॉइंट के एनालिस विजन पॉइंट के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। एनालिस इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि एनालिस के लिए ही ये बेसिकली चैनल बनाया ही गया है हमारा। और एनालिस वाले बच्चे थोड़ा सा इसे मैंने आपसे कहा था कि इसे बहुत ही सीरियसली देखें क्योंकि ये उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और डियर चूँकि हम लोग हमारी विजन पॉइंट कोचिंग भी चलती है और उसको हम लोग थोड़ा सा अभी साइड में हम सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को रखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो ज़रूरी होता है कि चूँकि हम एनालिस के बच्चों को भी समझाएं क्योंकि हमारी यहाँ दोनों क्लासेस अलग अलग सेपरेट चलती हैं। और एनालिस के लिए भी जो सबसे बेहद ज़रूरी है जो उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि पीई पब्लिक एग्जामिनेशन, उसको हम लोग यहाँ पे फोकस पहले करते हैं। टीएमए वाले पोर्शन को हम लोग बाद में फोकस करेंगे क्योंकि टीएमए वाले पोर्शन को अगर आप पढ़ोगे नहीं सर तो पीई वाले मैकेनिज्म थोड़े से कम समझ में आते हैं। बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पीई वाली पोर्शन पूरी तरीके से क्लियर आउट हो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया था, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और क्या कहते हैं स्टोक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कैसे लिक्विड के अंदर अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग और एग्जिटिंग की कंडीशन में कैसे लिक्विड सेम अमाउंट में फ्लो करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और उसी का एक बेहतर प्रिंसिपल और लेके हम आज इस 7th लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में लेके आए हैं। अब वो लास्ट लेक्चर क्या, मैं एक लेक्चर और लूँगा आप लोगों का इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जिससे आपको थोड़ा सा क्या पढ़े हो, क्या कैसे इसे न्यूमेरिकल में अप्लाइड करना होगा, उसके बारे में हम जरूर आपको दिखाएंगे। अभी ये लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है चूंकि इसको हम लोग फोकस करेंगे। कैसे डियर, देखिएगा आपके पास एक छोटा सा डायग्राम बना होगा। इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा कि यहां से लिक्विड कुछ एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। अब किस प्रेशर से एंट्री कर रहा है, P1। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1, जबकि इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2, और प्रेशर लिक्विड का कितना है, P2। इधर से किस वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है, V1। अंदर ना समझ में आए आप लोगों को तो मैं लिख दे रहा हूं, इधर किस वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है, V1, और यहां बाहर किस वेलोसिटी से निकल रहा है, V2। राइट डियर। अच्छा, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली पाइप है, थोड़ा सा डियर इसको नीचे लिख दे रहे हैं, V1। हम ऐसा इसलिए क्योंकि वहां अभी हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट मीन्स आपके दिल दिमाग में यहां ये रहना चाहिए A1 इज ग्रेटर देन A2। मतलब तो इधर की एरिया, इस सेक्शन की एरिया, इसे X हेड मान लो और इसे Y हेड मान लो, ठीक। तो X हेड की एरिया ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू Y हेड की एरिया, तो इसका मतलब ये होगा डियर V2 ग्रेटर होगा यहाँ V1 से। क्यों? आपको बेहतर पता है मेरे बच्चे कि जिस तरफ की एरिया कम होती है उधर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होता है। चलो क्यों, मैंने आपको एक रिलेशन सिखाया था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये रिलेशन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। डियर, इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि कैसे ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। आइए बेटे, ये ग्राउंड लेवल था आपका, ठीक है, और जिस पर लिक्विड ऐसे इस ट्यूब या पाइप के अंदर फ्लो कर रही थी। हाँ, ये ग्राउंड लेवल से H1 हाइट पर था और ये H2। आओ 1 by 1 सीखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ डियर, मैंने यहाँ एक हाइपोथेटिकली ऐसे एरिया अज्यूम कर ली, ठीक, हाइपोथेटिकली इसे X डैश हेड मान लो, और यहाँ लिक्विड किस वेलोसिटी से इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ V1 वेलोसिटी से कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा सर सिंपल V1 इंटू डेल्टा टी वेलोसिटी। अच्छा, डिस्टेंस ही तो निकालना है, स्पीड A2 टाइप कर दीजिए। आइए मेरा बच्चा, मैंने ही ऐसे यहाँ जैसे इधर को हाइपोथेटिकली एरिया अज्यूम किया था वैसे यहाँ पे कर रहा हूँ मेरा बच्चा, इसे Y डैश हेड मान लिया। इधर की कितनी हो जाएगी, तो आप सिंपली कह सकते हो कि सर अच्छा V2 इंटू डेल्टा टी। वाह रे वाह, कितना आसान है। अभी सोचो, अपन को करना कुछ नहीं है, ये जो Y डैश हेड में लिक्विड एग्जिट कर रहा है और जो X डैश हेड से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटर कर रहा है, हम अपन दोनों को कोरिलेट कराएंगे। कैसे? आइए, पहला सबसे पहली पॉइंट कि चूंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल में हम आपको थोड़ा सा और बेसिक बात बता दे पहले कि चलो ये तो ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दी, डायग्राम समझा दिया, लेकिन है क्या ये, तो मैं आपको बता दूं। हम पहले आपको इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो ऐसे समझ लो,
कि लिक्विड जब किसी पाइप के अंदर फ्लो करता है तो अपने अंदर ना तीन तरह की एनर्जी कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी एनर्जी? पहली डियर प्रेशर एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी और तीसरी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब देयर आर 3 एनर्जी कंसिस्ट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप। इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप और मे बी यूनिफॉर्म, दैट इज डजंट मैटर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये बात को फोकस करना है कि लिक्विड किसी भी पाइप के अंदर अगर फ्लो कर रहा होगा तो ये तीनों एनर्जी का सम हमेशा पूरा कांस्टेंट होगा। दैट मींस प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी समझना, पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट होगा। अच्छा आइए सीखते हैं कैसे होता है। आइए 1 by 1। अगर मैं कहूं डियर पहले कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन चेंज इन वर्क डन पहले दिखा दूं। चेंज वही मैकेनिकल एनर्जी होगी। चेंज इन वर्क डन बाय लिक्विड at x dash head, x dash लिक्विड बिटवीन कर लेते हैं ना, किसके बीच दिखाना है वो मैं बता दूं। y डैश हेड, समझिएगा डियर क्या है? चेंज इन वर्क डन, यहां होगा W1 माइनस W2। W1 F1 डिस्प्लेसमेंट x डैश, F2 y डैश। क्या हो जाएगा डियर? F1 को क्या लिख सकते हैं? P1 A1 x डैश। अच्छा ये भी हटा दो, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। x डैश की जगह क्या ले सकते हैं? V1 डेल्टा टी और माइनस P2 A2 क्या हो जाएगा? A2 V2 डेल्टा टी। ठीक डियर, 2 बार क्यों मैं लिख दे रहा हूं इनटू में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 A2 V2 इक्वल होते हैं, तो अपन इसकी जगह पे A2 V2 डेल्टा टी A1 V1 डेल्टा टी, मतलब A2 V2 की जगह A1 V1 लिख दूं तो कॉमन हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी बाहर और ये हो जाएगा P1 माइनस P2। मेरा बच्चा मजेदार बात बताऊं, ये जो मेरी नेट चेंज इन वर्क डन मैंने निकाला, एक्चुअली में दिस वन इज द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की क्या है? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंजेस। और जैसे ही मैं इस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज पा जाता हूं, मतलब अगर कोई कहते सर क्या ये नेट मैकेनिकल एनर्जी चेंज है? एग्जैक्टली डियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब है क्या, मजेदार बात सीखते हैं इस पर। इसमें 2 चीजें मुझे बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट, सबसे पहला कि मैं इस हेड पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिखाऊं। आओ डियर, अगर मैं कहूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बिटवीन x डैश एंड y डैश हेड, चलिए क्या हो जाएगा? आपने कहा सर सिंपल, बहुत ध्यान से देखना। जब वेलोसिटी इधर का ज्यादा तो इसका मतलब सेकंड हेड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी ज्यादा है डियर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में डिपेंड ही वो किस पर करता है? वेलोसिटी पर। तो आपने सिंपल से कहा सर यहां लिख दीजिए K2 माइनस K1। ओके डियर, लिख दिया। व्हाट इज K2? तो आपने कहा सर हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब व्हाट इज m2?
M2 क्या है? अमाउंट ऑफ लिक्विड एग्जिट, इस जोन से जितना एग्जिट कर रहा होगा। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो डेल्टा की हाफ, व्हाट इज M2? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और डियर, इस जोन का वॉल्यूम क्या होगा? तो आपने कहा सर एरिया तो A2 थी और डिस्टेंस इतना ही कवर कर रहा था y y डैश, तो यहां सिंपल सा लिख दीजिए क्या? A2 y y डैश हेड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मान लिया वो डेंसिटी कितनी है लिक्विड की? मान लिया वो डेंसिटी D है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाफ, अच्छा एक चीज और, सॉरी थोड़ा सा, ये तो हो गया मास, एंड नाउ सिंपली V2 स्क्वायर माइनस, डियर सेम हियर, ये हो जाएगा A1 x डैश हेड D V1 स्क्वायर। अच्छा, आप कहोगे सर D ही क्यों लिया गया दोनों साइड? अरे मेरे भैया बच्चे, लिक्विड अगर एंटर कर रहा है तो इधर से अगर वाटर एंटर करेगा तो उधर से वाटर ही तो निकलेगा ना, और तो कुछ निकलने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आलू डालो सोना निकले, वो मशीन नहीं है। अगर ठीक, हाँ नहीं, पानी डालो कुछ और लो तुम लोग। देख भाई, तो क्या हो जाएगा? A2, व्हाट इज y y डैश हेड? यू नो सिंपली डियर, y y डैश हेड क्या होगा? y y डैश हेड, इस हेड पर y y डैश हेड क्या था? V2 डेल्टा T। तो यानी वी कैन सिंपली से दैट V2 डेल्टा T D V2 स्क्वायर। नाउ सिंपली हाफ A1 इधर हो जाएगा V1 डेल्टा T D V1 स्क्वायर। मेरा बच्चा, अभी आपसे मैंने बताया था A1 V1 A2 V2 की इक्वल, तो A2 V2 की जगह A1 V1 रख के अपन A1 V1 कॉमन ले लिया, A1 V1 डेल्टा T क्या आएगा? 1/2 D V2 स्क्वायर माइनस 1/2 D V1 स्क्वायर। दिस इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोचोगे सर हम निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाना है, बिकॉज बर्नौलीज प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और अगर मैं यही कहूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किसे फॉलो करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। डियर याद रखिएगा, किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। कौन? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और बर्नौलीज प्रिंसिपल किसे फॉलो करेगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मुझे if we want to establish the conservation of energy, तो firstly we would have to discuss about change in kinetic or maybe kinetic energy and potential energy। और अगर मैं kinetic energy और potential energy पा जाता हूं तो उसके अंदर changes दिखाना होगा, बिकॉज मैंने सबसे पहले वर्क डन में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दिखाया है। और चेंज इन मैकेनिकल तभी होगा जब चेंज इन काइनेटिक हो और चेंज इन पोटेंशियल हो। आ जाओ, तो इस वजह से चेंज इन काइनेटिक मिल गया, नाउ चेंज इन पोटेंशियल। change in potential energy of liquid between same dear x dash and y dash head। आइए यहां पे भी डियर U2 माइनस U1, क्योंकि आप ये देखे हो इस वाले में हाइट ऑफ कॉलम यानी यहां H2 ग्रेटर देन H1 है, तो जिधर हाइट ज्यादा उधर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी। चल भाई, ये हो जाएगा M2G H2 M1G H1। डियर थोड़ा सा ध्यान से देखना। चल भाई, व्हाट इज M2? तो आपने कहा सर M2 को तो अभी आपने ये लिखा था और इस M2 को ये लिखा था, तो यहां मैं पूरा लिख सकता हूं ना, लिख दे भैया। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A2 V2 डेल्टा T, दिस इज वॉल्यूम, डेंसिटी D GH2, और ये हो जाएगा A1 V1 डेल्टा T D GH1। मेरा बच्चा, मैंने आपसे कहा था कि A2 V1 A1 V1 के इक्वल होगा, तो A1 V1 डेल्टा T। चल भाई,
अभी वही चीज अप्लाइड किया था, डिक्टो उठा के, चूंकि मैंने कहा था ये इसके इक्वल होगा तो यहां अपन कॉमन ले सकते हैं A1 V1 डेल्टा टी बाहर, तो यहां से ये बाहर हो जाएगा, ये आएगा DGH2। इज इट क्लियर? अरे वाह क्या बात है, ध्यान से देखिएगा डियर, तो मजेदार बात सिखा रहा हूं आपको, एक बेहतर चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जैसे ये चीज मुझे मिल गया तो अगर मैं कहूं कि क्या मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे यस सर। तो क्या ये मैकेनिकल एनर्जी थी, तो क्या ये जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक, वो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो आप बताइए, अभी इसको थोड़ी देर पहले क्या निकाला था? यही है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, CE। तो डियर मेरी बातों को गौर से समझिएगा, ये वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, कितना आया था? A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2, A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2, और यहां आया था डेल के क्या है? A1 V1 डेल्टा टी हाफ डी V2 स्क्वायर माइनस हाफ डी V1 स्क्वायर प्लस डेल यू कितना आया? A1 V1 डेल्टा टी और ये होगा DGH2 DGH2 माइनस DGH1। अब देखो A1 V1 डेल्टा टी A1 V1 डेल्टा टी दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा डियर। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ डी। एक चीज और मजेदार बात, छोड़ो हम आपको सबसे बढ़िया सिंपल सी चीज सिखाते, क्या? P1 इधर वाली 1 वाली वैल्यू को इधर ला लो, तो प्लस हाफ, डियर देखना ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार चीज सिखा रहा हूं, हाफ डी V1 स्क्वायर और ये इधर आएगा तो DGH1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो, P2 प्लस हाफ DV2 स्क्वायर प्लस DGH2। डियर अगर मैं सही कहूं तो ये हो गया डिराइव, इसे ही लिखते हैं P प्लस हाफ DV स्क्वायर प्लस DGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। और मेरा बच्चा एक मजेदार बात बताऊं, यहां पे भी ये जो रिलेशन होगा डियर, इसे भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम पर ही जाना जाता है और वो भी है, दोनों का मतलब सेम है। इज इट क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है डियर, हमने आपसे कहा ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक? याद रखना कि जहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हाई होगा वहां प्रेशर ऑफ फ्लूइड कम होगा, जहां फ्लूइड का वेलोसिटी लो होगा वहां प्रेशर हाई होगा। ये भी चीज याद रखना है क्योंकि यही एप्लीकेशन आपको आगे चल के पूरा सीखना होता है। आइए डियर, जैसे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं, जैसे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, अब सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इसका एप्लीकेशन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं और वो है वेंचुरी मीटर। ये एप्लीकेशन है इसका। वेंचुरी मीटर क्या होता है डियर,
कि एक यही कैसा मतलब कह सकते हो डिवाइस है, अरेंजमेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं डियर, हम लोग लिक्विड के रेट ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं। मतलब पाइप के अंदर किस वेलोसिटी से वो लिक्विड जा रही होगी, अगर कहीं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाए तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मान के चलो यहां एक मेन पाइप है, ठीक, यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इधर कम हो गई, इधर और कम हो गई, आगे चल के ऐसे फ्लो होके जा रही है। मतलब मुझे पता है कि ग्राउंड लेवल से जितनी इस हाइट पर है वहां से भी उतनी हाइट पर रहेगी, ठीक है। यहां अगर H1 है डियर, मेरी बात समझना, अगर मैंने आपसे कहा यहां H1 हाइट है तो यहां पे भी H1 होगा। मतलब अपन जो H2 लिखते थे वो किसके इक्वल हो गया, H1 के। चलो कोई बात नहीं, यहां पे हाइट ऑफ कॉलम तो सेम रहा ग्राउंड लेवल से भी अगर हम कह दें, लेकिन यहां हाइट ऑफ कॉलम का कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है। यूट्यूब, कुछ लोग यूट्यूब मैनोमीटर लगा के कर देते हैं, वो अपनी अपनी समझदारी होती है, कहां कैसा कौन इस्तेमाल करता है, उसमें परेशान मत होना। लेकिन ये वेंचुरीमीटर बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल मेरे बच्चे किस चीज में किया जाता है, तो आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए किया जाता है। आइए एप्लीकेशन है तो वहीं पे चलते हैं हम लोग। हमें पता है कि हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिखाई थी कि इस जोन पर, इस हेड पर, ए हेड पर जितनी टोटल एनर्जी होगी वही बी हेड पर मुझे मिलती है। मतलब हमने जो बर्नौलीज प्रिंसिपल अभी आपको बताया कि लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो एनर्जी होगी और वही स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया पर होगी, वही सेम यहां होता है कि इस पर और इस पर दोनों पर टोटल एनर्जी हमेशा इक्वेट करेगी, दिस इज दिस। तो इस पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1v1² mgh1, और ये क्या है, m/d क्या है। मैंने आपसे कहा था कि हम वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे थे, इसीलिए यहां पे कंसीडर हुआ ये वही प्रेशर एनर्जी है। और खैर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2² mgh और mp2/ρ। अब ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, हमने क्या किया कि इसको और इसको एक साइड कर लिया, इसको इधर ला लिया सारा जय, और इसको इधर इसके साथ ले जाते हैं, इस वाले को इसके साथ ले जाते हैं, और मैंने आपसे कहा ना ये डियर इधर को चलाया तो ये इधर आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा डियर, m/d कॉमन। और आप देखोगे क्या, जैसे ये पूरा वैल्यू उधर जाएगा यहां से भी m कॉमन हो जाएगा। जब m कॉमन होगा तो m से m क्या कर देंगे, कैंसिल, d को उधर भेज देंगे। ये चीज डायरेक्ट यहां पे कर दिया है मैंने आपको, ठीक, सिंपली आपको समझा दूं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, आप लोगों को समझना होगा। देखिए यहां साइड में करके मैं बता दे रहा हूं, मैंने क्या किया, जैसे इसको इधर लाया तो डियर m/d बाहर, यहां आया P1 - P2। सिंपली देखनिएगा, बहुत इजी है। इसको इधर ले जा रहा हूं तो हाफ m कॉमन है, यानी m/2 कॉमन, और डियर यहां आ जाएगा v2² - v1²। ठीक है डियर। और इसको जब अपन उधर ले गए तो क्या, अच्छा वैसे ले जाने की जरूरत नहीं, कुछ लोग बच्चे अगर समझदारी दिखाएं तो यहीं पे समझ में आ जाए। हालांकि mgh और H2H1 दोनों सेम थे, तो फिर भी हम उधर ले गए तो ये -mgh हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो आप यहीं काट सकते थे, हाँ काट तो सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये d उधर चला जाएगा, तो यहां क्या मिल जाएगा, P1 - P2 = d/2 v2² - v1²। डियर यही चीज यहां लिखा था, कुछ नया मैंने नहीं कर दिया, v2² - v1²। ठीक है। अब है क्या, हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अगर मैं यहां से वेलोसिटी v1 निकालना चाहता हूं तो v1 मैं कॉमन ले लूं, और v1 अगर कॉमन लूंगा यहां से तो v1 निकल जाएगा, 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ गया, लेकिन इसमें डिवाइड कर देना पड़ता है। चलो डिवाइड कर दिया। अच्छा ये कर क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है a1 v1 = a2 v2 होता है, तो अगर मैं a1/a2 करूं तो ये क्या हो जाएगा, v2/v1। तो मतलब जहां मुझे v2/v1 मिलेगा, जैसे यहां मिल गया, तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, a1/a2 रख दिया, हो गया। ये मुझे नेट प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये मुझे मिल गया। खैर कोई बात नहीं, हाफ d v1² हो गया मेरे को। अब जैसे इस पर आएंगे, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखना डियर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 का, सब पूरी वैल्यू इधर चली गई।
आ गया मुझे V1 की वैल्यू लाइक दिस। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि P1 माइनस P2 ये जो चेंज इन गॉज प्रेशर होता है वो H रो जी के इक्वल होता है। इसी की जगह ये देखिए H रो जी या HDG, लोग रो डेंसिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी इसकी जगह रखा गया, हो गया A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी आई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन अ पाइप। अब वो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह है। अगर यही V2 निकालना होता तो यही चीज यहां थोड़ा सा चेंज हो जाता, यहां आता यहां अंडर रूट के अंदर 1 माइनस A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। ठीक है, खैर ये वेंचुरीमीटर था। ठीक, हम हाँ इससे भी दिखा सकते हैं कि नेट फ्लो ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, बड़े वाले से निकालना हो तो भी इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। A1 V1 होगा, V1 मैंने अभी फॉर्मूले से निकाला। देखिए कुछ लोग यहाँ पे जैसे ये जो KH है, दिस इज मैंने बताया ना कि V1 किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ कॉलम पर, H पर। ठीक है, तो अगर सबको कांस्टेंट मान लो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट H, और इसीलिए मैंने इसको यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। K डैश कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम कहीं से भी कंसीडर कर सकते हैं। आइए, इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है एटोमाइजर। ये एटोमाइजर कुछ ऐसा होता है, हो सकता है यहां आपको समझ में ना आए तो कभी मैं आपको बताऊं, आप कभी नाई की दुकान पे गए हो जहां पे हेयर कट होता है, तो आप कभी ध्यान से देखना वहां पे एक ऐसे लंबा सा बॉटल का निक होगा। थोड़ा सा देखो भाई, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसलिए परेशान ना होना, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं। गड़बड़ हो जाता है यार थोड़ा सा। ठीक, अब मान चलो लिक्विड इसके अंदर फिल है, वही बात आ गई, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है यहाँ का, तो ये एक कम है, ऑब्वियस बात है यहाँ जो लिक्विड निकलेगा बाहर ज़्यादा निकलेगा। आप देखते हो कंप्रेस करते हो, एयर कंप्रेस करके अंदर लिक्विड के इसकी पाइप के अंदर फिल करा के ऊपर आके निकलती है। तो एटोमाइजर बेसिकली उसी का एग्जाम्पल होता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये इस तरीके से भी बनाया जाता है कि जितना एरिया कम रखोगे वहाँ से लिक्विड का प्रेशर उतना ही इस तरफ से उसके लिक्विड की वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। आपको पता है। ठीक, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्प्रे गन, एकदम वही एटोमाइजर वाले पे ही वर्क करता है। तीसरा, अच्छा ये बर्नेस फ्लेम वगैरह क्या होते हैं, ये खास तौर से लैब में आपको मिल जाता है। वहाँ पे भी देखा जाता है कि यहाँ से जो गैस का फ्लो होता है, यहाँ इसकी एरिया बड़ी बड़ी नैरो रखी जाती है। ये जो एरिया है छोटी सी रखी जाती है, जिससे यहाँ तेजी से आप, यही नहीं, ये आपको कहाँ मिल जाएगा डियर, और ये लैब वगैरह में तो मिलता है कि आपके खुद बर्नर में, आप बर्नर में देखा करो, वहाँ बहुत नैरो होल्स होती हैं, वहाँ पे जब गैस आती है तो उनसे जैसे इमर्ज आउट होगा वो गैस, तो जब बर्निंग की पोजीशन होती है तो फ्लेम वहाँ बढ़ जाता है। देखा है ना आपने छोटी छोटी बर्नर्स में। और आ जाओ, हाँ ये थोड़ा सा एयर फॉइल में देखा जाता है। ये कैसे, कभी कहा जाता है कि हम लोग जो विंग्स होती हैं किसकी, हेलीकॉप्टर्स वगैरह की या एरोप्लेन वगैरह की, ठीक है, उनमें आगे जो विंग्स, खासतौर से हेलीकॉप्टर में जहाँ बड़ी बड़ी विंग्स बनाई जाती हैं, तो उसमें आप एक देखा करो किनारे पर चौड़ा ऐसे पतला मोटा रहेगा और ऐसे आगे जाके ये पतला हो जाता है। क्यों, आखिर उसका रीज़न क्या होता है? तो इधर चौड़ा इसलिए बनाया जाता है डियर, क्योंकि यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी कम होती, याद रहे यहाँ वेलोसिटी कम होगी और यहाँ प्रेशर हाई होता है। और प्रेशर हाई रखेगा तो अगर एरिया चौड़ी नहीं रहेगी तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर ये हमारी जो विंग्स होती हैं टूट जाती हैं। ठीक, और इधर का टर्म्स क्या होता है डियर, यहाँ पे वेलोसिटी का थोड़ा सा लोचा होता है, यहाँ वेलोसिटी बहुत हाई होती है, इस वजह से प्रेशर कम लगता है, तो इस वजह से यहाँ पतला ही रखा जाता है। ठीक, खैर ये छोटी सी बातें हो गई और ये चैप्टर अभी क्लोज तो हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट सेक्शन
में करेंगे, एक लेक्चर एक और लेंगे और ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेरीज करिएगा, जिससे हमें भी एक, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनसे अगर आप क्वेरीज करते हो तो उनकी एक एनर्जी और बिल्डअप होती है कि हम और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सके। और हालांकि मैं जितना चीज़ें आपको यहाँ पे दे रहा हूँ दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर पीई एग्ज़ाम, एनालिसिस एग्ज़ाम, और उसके लिए सफिशिएंट होगा। आपको उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप देखते जरूर रहिए और खुद से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रहिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक चीज़ और बताना तो भूल ही गया मैं आपको, बहुत बेहद ज़रूरी है कि बार बार ये चीज़ को हम हर वीडियो में बोलते जाते हैं, लेकिन आपको करने, आप समझदार हो कि जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक इस कॉल पर या हमारे इस वेबसाइट पर www.visionpoint.nis.in पे जाके आप लोग मिलकर अपने क्वेरीज को वहां पे डाल सकते हो, और कॉल तो बेझिझक आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।